नमस्कार, हरियाणा विशेष देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ ममता तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की। उदयपुर में कांग्रेस ने 3 दिनों तक चिंतन किया। चिंतन शिविर के आखिरी दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी संबोधित किया। साथ ही अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी ने संबोधित किया। सोनिया गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि हम होंगे कामयाब। सोनिया गांधी ने कहा कि 15 अगस्त से कांग्रेस हर जिले में जन जागरण अभियान चलाएगी। 2 अक्टूबर से देश भर में कांग्रेस भारत जोड़ो रैली निकालेगी। Had an opportunity to express your views and offer suggestions in a spirit of constructive participation. I, of course, had received some summary of discussion in each of the 6 groups, and these will inform our party's position, policies and programs. They will also be of value to prepare our manifesto. Are not in the Sankalp, will be acted upon expeditiously. We will undoubtedly leave re-energized with the refreshed spirit of collective purpose. Before we do that, let me make the following 4 specific announcements in addition to the Navsankalp that has just been adopted. So, we will launch a national Kanyakumari to Kashmir Bharat Jodo Yatra, beginning on Gandhi Jayanti this year. All of us, young and old, will participate. और वहीं कांग्रेस के चिंतन शिविर के आखिरी दिन राहुल गांधी ने भी संबोधन दिया। उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही कहा कि बीजेपी में दलितों को बोलने नहीं दिया जाता, बल्कि कांग्रेस में सभी को अपनी आवाज उठाने का मौका मिलता है। बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई को लेकर भी राहुल ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। हमें बिना सोचे, चाहे हमारे सीनियर नेता हो, जूनियर नेता हो, कार्यकर्ता हो, हमें बिना सोचे जनता के बीच में जाकर बैठ जाना चाहिए। तो उनकी समस्या है, उनको समझना चाहिए। और जो हमारा पहले उनके जनता के साथ कनेक्शन होता था, जो कांग्रेस पार्टी का कनेक्शन जनता से टूटा है, उसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उस कनेक्शन को हमें फिर से बनाना पड़ेगा। और जनता चाहती है, जनता समझती है कि कांग्रेस पार्टी ही यह काम कर सकती है। जनता समझती है कि कांग्रेस पार्टी ही देश को आगे ले जा सकती है। और यमुनानगर के जगाधरी में प्रगति रैली का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की। प्रगति रैली में मुख्यमंत्री ने यमुनानगर को करोड़ों रुपए की सौगात दी। और रैली में मुख्यमंत्री ने 45 करोड़ 49,40,000 रुपए की लागत से तैयार 7 विकास कार्यों का उद्घाटन किया। इसके अलावा 288 करोड़ 18 लाख रुपए की एक परियोजना का शिलान्यास भी किया। हरियाणा का प्लाईवुड हब यमुनानगर के लिए रविवार का दिन बेहद खास रहा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्लाईवुड उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में पहला फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाने की घोषणा की है, जिस पर 50 करोड़ की लागत आएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल यमुनानगर की नई अनाज मंडी में हरियाणा प्रगति रैली को संबोधित करने पहुंचे थे। संबोधन से पहले मुख्यमंत्री ने करीब 334 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। साढौरा के 10 बेड के अस्पताल को 50 बेड का अस्पताल करने की घोषणा सीएम ने की। किशनपुरा गांव में 14 एकड़ जमीन पर नया कॉलेज भवन बनाया जाएगा।
फारूखपुर स्कूल को मॉडल संस्कृति स्कूल बनाने के साथ साथ यमुनानगर के चारों हलकों में 680 करोड़ के विकास कार्य भी होंगे। नया उद्योगपति है, छोटा छोटा उद्योग चलाने के लिए लघु उद्योग एमएसएमई के द्वारा एक औद्योगिक क्लस्टर बनाए जाएंगे। इसलिए यहाँ भी हम कम से कम 4-5 ब्लॉक हैं, हर एक ब्लॉक में ऐसे 5 क्लस्टर बनाएंगे ताकि हमारे नौजवानों को रोजगार मिले, हमारे किसान पुत्रों को भी जिनके पास अब काम कम हो गया उनको रोजगार के लिए ये बनाने वाले हैं। वो फिर लघु इंडस्ट्री में चाहे प्लाईवुड का नक्शा यानी प्लाईवुड की इंडस्ट्री बनाए, चाहे बर्तन की इंडस्ट्री बनाए। व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार की ओर से कई कदम उठाए जा रहे हैं, जिसका जिक्र मुख्यमंत्री ने रैली के मंच से किया। हर ब्लॉक में 50 से 100 एकड़ में एक औद्योगिक क्लस्टर बनाने की योजना है, जिससे नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। यमुनानगर के 5 खंडों में 5 क्लस्टर बनाए जाएंगे। पूरे प्रदेश में सड़कों का जाल ये हमारा पूरा बिछा। सड़कों के जाल में 17 नेशनल हाईवे मंजूर हुए, जिसके अंदर 6 पूरे हो चुके हैं, 11 पर काम चल रहा है। और नेशनल हाईवेज में जैसा हमारा ये यमुनानगर से लेकर के और टेहवा तक, भदौर, लाडवा, कुरुक्षेत्र, टेहवा और आगे पटियाला तक ये नेशनल हाईवे मंजूर हो चुके। प्रगति रैली के मंच से मुख्यमंत्री ने कहा कि 7 सालों में राज्य सरकार ने सभी क्षेत्रों में बिना भेदभाव के समान रूप से विकास कार्य करवाए हैं। प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा है। 17 नेशनल हाईवे मंजूर हुए थे, जिसमें से 6 पूरे हो चुके हैं और 11 पर काम जारी है। करनाल से यमुनानगर रेलवे लाइन भी मंजूर हो चुकी है। इसका सर्वे किया जा रहा है, जल्द ही इसका लाभ मिलेगा। रैली के मंच से मुख्यमंत्री ने भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों को चेतावनी दी और साफ किया कि अगर कोई भी भ्रष्टाचार में शामिल मिला तो बख्शा नहीं जाएगा। यमुनानगर से देवीदास, शारदा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। केंद्र सरकार ने गेहूं निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। गेहूं के बड़े दाम को नियंत्रण करने के लिए सरकार ने कदम उठाया है। अब दूसरे देशों में नहीं जाएगा गेहूं। गेहूं निर्यात पर तत्काल रोक। इस साल देश का गेहूं दूसरे देशों में नहीं जाएगा। घरेलू स्तर पर बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने गेहूं निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। गेहूं के एक्सपोर्ट को प्रतिबंधित सामानों की कैटेगरी में डाला गया है। इसकी एक बड़ी वजह इंटरनेशनल मार्केट में गेहूं के दामों में बेतहाशा वृद्धि है। रूस और यूक्रेन युद्ध भी एक बड़ी वजह है। सबसे बड़ी वजह यह भी है कि इस साल भंडारण खाली है। पंजाब और हरियाणा दोनों ही जगह गेहूं की आवक कम रही। प्रदेश की मंडियों में इस बार सिर्फ 41% ही गेहूं आया। सीजन अभी समाप्त हुआ। गेहूं के सीजन में इस बार संयोग से गेहूं का एक्सपोर्ट खुला हुआ था और गेहूं बाहर ले जाने के लिए व्यापारियों ने गेहूं खरीदना शुरू कर दिया। कुछ गेहूं इस बार हुआ थोड़ा कम है। केंद्र सरकार ने कल एक निर्णय लिया कि हम अपने देश के किसी भी व्यक्ति को भूखा नहीं रहने देंगे। उसकी भूख की कीमत पर हम गेहूं एक्सपोर्ट करें, दूसरों की सेवा करें, यह नहीं हो सकता। इसलिए कल के शाम के निर्णय के से मैं आपको अवगत कराता हूं, गेहूं का जो एक्सपोर्ट है, निर्यात है, ये बंद कर दिया। कई ऐसे कदम उठाने आज प्रधानमंत्री ने बैन किया व्हीट एक्सपोर्ट पर, क्योंकि हमारे भंडारण ही इस बार आधे खाली रह गए यूक्रेन और रशिया की वजह से। मैं तो हरियाणा की आपके साथ डाटा साझा कर सकता हूं कि जो पिछले साल व्हीट आया था, हमारे किसान जो मंडियों में लेकर आए थे जी, इस साल 20-25% आप मानिए लो यील्ड थी, गर्मी जल्दी आ गई, जो कि ना आपके हाथ में ना मेरे हाथ में। मगर 25% की बजाय 27%, मतलब टोटल 52% इनकम जो ऑफ व्हीट टू आर मंडी जो है वो रिड्यूस हो गया। और इस बार सिर्फ 48% व्हीट आया पिछले साल से। और जो हमने प्रिडिक्ट किया था कि अगर बम्पर फसल होगी, उस हिसाब से इस बार 41% ही व्हीट आया। और पूरे देश में ही इस बार 60% व्हीट आया है। तो जब केंद्र को फैसले भी लेने पड़े। इसमें एक बड़ा कारण मौसम की मार भी रही। 2020-21 में भारत का गेहूं उत्पादन 10.959 करोड़ टन रहा।
पिछले वित्त वर्ष में देश ने 70 लाख टन गेहूं का निर्यात किया था और इस वर्ष 1 करोड़ टन निर्यात करने की योजना थी। गेहूं निर्यात पर रोक का विरोध भी शुरू हो गया है। कई किसान संगठनों ने सरकार के फैसले का विरोध किया तो कांग्रेस ने भी केंद्र के फैसले पर सवाल उठाए। We are not against export, लेकिन क्या टैरिफ है, whether it is export, क्या टैरिफ करते हैं या whether we are importing, it should not harm farmers. Basic policy should be there. Understand? It is all depends on what happens. कभी तो यहाँ आलू पिट जाता है, कभी आप इंपोर्ट कर देते हो, जब यहाँ किसान को वो होता किसान पिट जाता है। तो टैरिफ फिक्सेशन टैरिफ जो है ना, आप जैसे एओ की मीटिंग होनी है अब जुलाई में, WTO की, सो अब तक तो डेफर्ड है वो। WTO के उस पर जो डेवलप कंट्रीज हैं उनकी बात करोगे तो डेवलपिंग कंट्रीज कहाँ जाएंगी? बिकॉज दे आर सेइंग you can procure only 15% of the production of staple food, right? But here in India we are procuring 50% of the बाकी 50% consumption में जाता है, खुद self consumption में। So that this is the question of tariff, export import as well चलता है। बहरहाल सरकार ने अपने आदेश में साफ किया है कि गेहूं का निर्यात उन देशों के लिए संभव होगा जिनके लिए भारत सरकार अनुमति देगी। इस संबंध में सरकार जरूरतमंद विकासशील देशों की सरकार आग्रह के आधार पर फैसला लेगी ताकि वहां भी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीएम मनोहर लाल हरिद्वार के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने बाबा रामदेव से मुलाकात की। सीएम मनोहर लाल ने उत्तराखंड के पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक से भी मुलाकात की। तो उत्तराखंड के हरिद्वार दौरे पर हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल। हरिद्वार पहुंच के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बाबा रामदेव से मुलाकात की, साथ ही उत्तराखंड के पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक से भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल मिले और कई देर तक मुख्यमंत्री और बाबा रामदेव के बीच कई विषयों को लेकर चर्चा की गई। और आज हरिद्वार में दर्शन पूजन के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोनीपत के खरगोदा में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने धन्यवाद रैली की। धन्यवाद रैली में जेजेपी सुप्रीमो अजय चौटाला ने भी शिरकत की। डिप्टी सीएम ने धन्यवाद रैली को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा में रोजगार तेज गति के साथ आगे बढ़ने का काम किया जा रहा है। उद्योग अधिक से अधिक हरियाणा में लग रहे हैं, लाखों लोगों को रोजगार की व्यवस्था की जा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि सोनीपत समेत उत्तर पूरे प्रदेश का तेजी से विकास हो रहा है। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। करनाल कोर्ट ने दोनों भाइयों को, गुरप्रीत और अमन को 3 दिन के रिमांड में जेल भेज दिया है। बाकी 2 परमिंदर और भूपेंद्र युवकों को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में जेल भेजा है। अन्य 2 संदिग्ध आतंकी परमिंदर और भूपेंद्र को कोर्ट में पेश करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। 18 तारीख एक बार फिर से इन दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। आरोपियों के वकील ने कहा है कि अभी तक ये साबित नहीं हुआ है कि आतंकवादी हैं। कुछ रिपोर्ट आना बाकी है और हमें पूरी उम्मीद है कि इनोसेंट होंगे। कुछ राजनीतिक लोगों को नशे की लत डालकर ऐसे गलत काम करवा देते हैं। वहीं भारतीय किसान यूनियन में 2 फाड़ हो गई है। राकेश टिकैत वाले गुट से बीकेयू के कई नेता अलग हुए हैं। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले नया संगठन काम करेगा। यूपी, एमपी और उत्तराखंड के नाराज किसान नेताओं ने बैठक के बाद निर्णय लिया है। वहीं राजेश सिंह चौहान को भारतीय किसान यूनियन
राजनीतिक का अध्यक्ष बनाया गया है। कई दिनों से राकेश टिकैत नाराज नेताओं को मनाने में जुटे थे, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। राकेश टिकैत ने कहा कि ये केंद्र के इशारे पर हुआ है। भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के अध्यक्ष राजेश सिंह चौहान से बात की हमारे संवाददाता ने। हमारे साथ मौजूद हैं राजेश सिंह जी। गोष्ठी किया और गोष्ठी में क्या क्या निर्णय लिया गया और क्यों ये कदम उठाया? देखिए, जो निर्णय है वो आपके सामने है और ये दशा और दिशा बदलने की आपको इस नया भारतीय किसान राजनीतिक बना है उसकी जिम्मेदारी दी जाती है, आपको उठाना है। हमें लगा कि हमें उठाना चाहिए, हमें आगे आना चाहिए, कोई ना कोई तो आगे आएगा, क्योंकि पूरी तरह से हम अराजनीतिक लोग थे। महात्मा टिकैत की जो हम लोग झुट्टी पी रखे थे कि भारतीय किसान में पूरी तरह अराजनीतिक किसी दल के साथ नहीं जाएगी, किसी दल का एजेंडा आगे नहीं बढ़ाएगी, न किसी दल का चुनाव प्रचार करेगी। इधर 22 के चुनाव में आपने स्वयं देखा होगा कि हमारे नेतागण किसी चुनाव का प्रचार कर रहे थे, किसी दल का, हमें किसी राजनीतिक दल के मंच को शेयर नहीं करना, हम किसी राजनीतिक दल का विरोध नहीं करेंगे, चुनाव में किसी तरह की भागीदारी नहीं करेंगे। आत्मा की आवाज़ जो कहते थे वोट करो, वो आप सब लोगों ने देखा कि हमारे माननीय राकेश जी पूरे प्रदेश में एक दल विशेष का प्रचार किया और एक दल विशेष का विरोध किया। हमने उनको फोन पे समझा तो चंदे की भी तो शुरुआत। तो किसान नेता राकेश टिकैत बीक्यू से बर्खास्त किए गई हैं। आपको बता दें, भारतीय किसान यूनियन दो फाड़ में बंटता हुआ नजर आ रहा है। और इस दौरान आपको ये भी जानकारी दे दें कि भारतीय किसान यूनियन के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, लेकिन राकेश टिकैत बीक्यू से बर्खास्त हो गए हैं। नरेश टिकैत को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया गया है। दिल्ली के मुंडका अग्निकांड में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। जिस समय बिल्डिंग में आग लगी उस समय बिल्डिंग का मालिक मनीष बिल्डिंग में ही था, उसके साथ उसका परिवार भी था, लेकिन आग लगते ही वो फैमिली के साथ फरार हो गया। मतलब साफ है कि बिल्डिंग में आग लगने की घटना होते ही वो किसी ऐसे रास्ते से बाहर निकला जिससे वो दूसरों की मदद भी कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। लापरवाही का मुकदमा दर्ज होने के बाद मनीष फरार हो गया था और हरिद्वार भागने की फिराक में था, लेकिन आज उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में आउटर दिल्ली के डीसीपी समीर शर्मा से हमने एक्सक्लूसिव बातचीत की, सुनिए। मुंडका मामले में बिल्डिंग का मालिक पकड़ा गया है। डीसीपी समीर शर्मा हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सब खुलासा ये हुआ है कि वो आग लगने के वक्त उसी बिल्डिंग में मौजूद था और भाग गया था। जी बिल्कुल, वो उसी बिल्डिंग में मौजूद था जो उसने बताया अभी तक। वो रूफ में था, उसका घर बना हुआ है 2 कमरों का, वहीं से वो आग जब लगी है तो उसको पता चला तो वहाँ से वो निकल के दूसरी बिल्डिंग से निकल गया, वो भाग गया। अभी पूछताछ में उसने क्या खुलासा किया है? भागने की भी वो फिराक में था, ऐसा बताया जा रहा है। बिल्कुल, वो भागा हुआ था। तो हमने क्योंकि ये जो मामला है बहुत ही सेंसिटिव है और बहुत ही मतलब इसमें हादसा हो गया, बहुत ही डेथ हो गई, कैजुअलिटीज़ हो गई हैं, तो हमने काफ़ी टीम्स लगा के इसको पकड़ा। हमने इसको स्पेशल स्टाफ और सब लगा के डिफरेंट रेड्स की और उसको हमने फाइनली आज सुबह पकड़ लिया। जी, हरिद्वार क्योंकि जा रहा था ऐसा सुनने में आया। हाँ, ये जैसे बता रहा था कि हमें गेवरा मोड़ से हमें इन्फॉर्मेशन आई थी कि हरिद्वार भागने के चक्कर में, तो हमने गेवरा मोड़ में पहले ही ट्रैप लगा लिया था और हमने इसको वहाँ से उठा लिया। ये पता चला है कि अलग से गेट उसने बिल्डिंग में बना रखा था जिससे कोई और आवाजाही नहीं कर पाता था, इसीलिए वो उस समय भागने में कामयाब हो गया, अपनी फैमिली को भी बाहर निकाल लिया। जी, ऐसा अभी कोई इन्वेस्टिगेशन में कुछ नहीं आया क्योंकि अलग से गेट बनाया हुआ था। ये ऊपर रहता था और इसने अपने जो उसका घर का गेट है वो सेपरेट किया हुआ था 3rd फ्लोर से, वहाँ पे इसने गेट लगाया हुआ था, लेकिन वो लॉक था या नहीं लॉक था अभी इन्वेस्टिगेशन में नहीं आया। और चलिए इस बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं।